एक चीज़ तो 2 सालों में मैं देखी हूँ और मेरे आने से इतना तो जनता में फ़र्क पड़ा है कि लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। और किसी-किसी में होता है कि जब मैं कहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो उसमें किन्हीं-किन्हीं लोगों में होता है कि नहीं एप्लीकेशन मैं मैडम नहीं दूँगा। लोग डरते हैं कि नाम हाँ, लिखने से डरते हैं कि नाम आगे आ जाएगा तो हम पर एक्शन हो जाएगा। जब अपनी समस्या वो बताते थे जैसे रोड नाले की समस्या है, जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है और अदर चीज़ की बात तो मैं छोड़ दूँ कि यहाँ ना स्टेडियम है और ना ही ऑडिटोरियम है। एक तरफ से नल जल की लाइनें चली गई, उसके बाद क्या है उसी तरफ से गैस की पाइपलाइन दे दी गई। अब होता है क्या है कि जब नल जल के लिए कंप्लेन आते हैं तो नल जल के कर्मचारी जाके वहाँ कोड़ते हैं तो गैस के पाइपलाइन कट जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि अगर गैस का पाइपलाइन देना है तो आप नल जल से अलग होके दीजिए। देखिए मैं एज अ डिप्टी मेयर देखूँ तो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं मैं उनको भी दूंगी, जो ठेकेदार हैं उनको भी दूंगी, इंजीनियर्स हैं उनको भी दूंगी। और मैं हमेशा बोलती आई हूँ, ऐसे भी नगर निगम से भी जब रोड बनते हैं, नाले बनते हैं, लोग वहाँ से मुझे बुलाते हैं गुणवत्ता को देखने के लिए। तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि एक सामंजस्य स्थापित करके ये काम होना चाहिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आता है और काफ़ी बदलाव हम अपने शहर के अंदर देख रहे हैं। लेकिन क्या है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, क्या है, कितनी राशि आई है और कहाँ तक काम हो चुका है और क्या अड़चनें आ रही हैं, ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मोनालिसा, जो कि हमारे शहर की डिप्टी मेयर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण के लिए और फर्स्ट लुक बिहार के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। जी, तो डॉक्टर मोनालिसा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैं आपके बारे में डेटा कलेक्ट कर रही थी, तो आप मुख्य रूप से तो आप चिकित्सक सेवा से हैं, लेकिन फिर आपने राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाया और एक तरह से अब मतलब जो मानव के शरीर को ठीक करते हैं, अब शहर को ठीक करने की जिम्मेदारी आपने उठाई है। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ स्मार्ट सिटी, यहीं से सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या योजनाएं हैं और कहाँ तक पूरा हो पाया है इस बार? देखिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 2020 में आया और टोटल मैं कहूँ तो 982 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर को मिले थे, जिसमें 850 करोड़ 850 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। और अगर मैं वर्क वाइज बताऊं तो जो सीवरेज का वर्क है वो 92% उसका काम कंप्लीट है। बाकी जितने परसेंट बच रहे हैं तो उसमें आपका कंपनी बाग का एरिया, एमआईटी का एरिया कुछ बचा हुआ है जिसमें सीवरेज की लाइनें देनी बची हुई है। और टोटल पूरे मुजफ्फरपुर में 84 किलोमीटर तक का सीवरेज का लाइन बिछाया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात करें जो होम टू होम कनेक्टिविटी होती है तो उसमें 8000 घरों में देना है, लेकिन 800 घरों में अभी कनेक्टिविटी अभी बची हुई है, बाकी जगहों में कनेक्टिविटी हो गई है। तो सीवरेज की बात करें तो 92% काम हो गया है। अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बहुत हद तक मुजफ्फरपुर में हम लोग जल जमाव से मुक्त लोगों को दिला सकेंगे। इसके साथ ही जो स्टेडियम की बात है तो स्टेडियम में अभी 12% ही काम हो पाया है, राशि की वजह से भी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से काम 12% ही हो पाई है। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो पहले थे वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को चेंज किया गया, तो दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं तो वो लोग अभी काम अच्छा कर रहे हैं, तो 12% ही काम हो पाया है। बैरिया बस स्टैंड की बात करें तो उसमें पहले 137 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे देने के लिए, लेकिन उतनी राशि नहीं मिल पाई नगर विकास विभाग की ओर से, तो अभी 50 करोड़ की राशि सैंक्शन
हुई है, तो जिसमें अभी वर्क अभी शुरू हुए हैं। और हमारा सिकंदरपुर जो मन है उसके भी काम अभी बस रहे हैं, चूँकि अड़चनें बहुत आती हैं, काम में थोड़ी लेट हुई है कि वहाँ के जो ज़मीन की बात है तो एनओसी लोग नहीं दे पा रहे थे। सिकंदरपुर मन में जो है 1 साल लगा एनओसी लेने में, उसके बाद वर्क आगे बढ़े हैं, तो थोड़ा वर्क इसकी वजह से भी स्लो हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे शहर का, अगर हम बिहार की बात करें, अपने पूरे राज्य की, तो जितने स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट किए, तो उसमें हमारे मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है? मैं कहूँ तो मुजफ्फरपुर में थोड़ा वर्क स्लो हुआ है, राशि नहीं मिलने की वजह से, एनओसी नहीं मिलने की वजह से। लेकिन अभी काम हम लोग आए हैं तो 2 साल हुए हम लोगों के आए, तो मैं करीब 2 सालों में मैं 250-300 लेटर नगर विकास विभाग में लिख चुकी हूँ, और उस लेटर की बदौलत वर्क आगे बढ़े हैं, राशि भी आई है, एनओसी जल्दी-जल्दी जो पदाधिकारी हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, तो अब काम में अब तेज़ी देखने को मिल रही है। जी, तो इसमें चुनौती मुख्य रूप से क्या आ रही है? फंडिंग ज़्यादा बड़ी चुनौती है, या फिर जो एनओसी या जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो होती है एनओसी। जहाँ की ज़मीन होती है तो लोग जल्दी एनओसी नहीं देना चाहते हैं, तो पहली चुनौती तो एनओसी है। दूसरी चुनौती ज़मीन अधिग्रहण की होती है कि उनको उतनी राशि देने की, तो नगर विकास से राशि आएगी, उसके बाद ही हम राशि दे पाएंगे, उसके बाद वो लोग एनओसी दे के तो फिर वर्क आगे बढ़ती है। तीसरी बहुत बड़ी चुनौती, आज मैं बात भी कर रही थी स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर से, तो उन लोगों ने कहा कि मैडम जिस क्षेत्र में काम होता है तो वहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि जो रोड तोड़े जाते हैं या जो भी काम होते हैं, तो जब तक बिजली का पूरी तरह से हम शट डाउन ना कर दें काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं, सबको देखते हुए फिर काम किया जाता है। एक तरह से मौसम भी बाधा बारिश का मौसम है तो उसमें वर्क नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोग अड़चने भी लगा देते हैं। अभी देखिए बुडको का भी नाला बन रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं के पे नाला बन के छोड़ा हुआ है, तो मैंने पूछा है कि भाई क्यों छोड़ा हुआ है 2-3 महीनों से, तो मैडम इस पर केस हो गया। अब केस हो गया तो वो केस अब जब तक खत्म नहीं होगी उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये सभी अड़चने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम का डिले हो जाता है, सिस्टम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो आपका जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें आपकी कोई टीम या सदस्य जो होंगे वही काम करते होंगे इसके पे, तो क्या टीम की कितनी संख्या है? देखिए, स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 सदस्य टीम बनी है, जिसमें मेयर हैं, डीएम हैं, नगर आयुक्त हैं, बुडको के डीएम हैं और प्रधान सचिव हैं। मैं डिप्टी मेयर उसमें शामिल नहीं है, लेकिन एज इस शहर की उप महापौर के नाते मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ के जो भी कार्य हो रहे हैं उसको मैं देखूँ, गुणवत्तापूर्ण देखूँ, काम सुचारू रूप से हो उसको देखूँ, क्योंकि लोगों की आशाएं मुझ पे हैं और लोग मेरे पास आते हैं समस्या को लेके, तो उनकी समस्या को दूर करना मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो इसको देखते हुए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हूँ, लेकिन परामर्शदात्री की जो भूमिका होती है उसमें शहर के कुछ गणमान्य लोग भी शामिल हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो उसकी मीटिंग होती है तो उसमें बुलाया जाता है। और लेकिन होना तो चाहिए महीने में 1 बार, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले 1 सालों से परामर्शदात्री की बैठक नहीं हुई है, नहीं हो पाई। आपने बताया कि आपके पास भी लोग समस्या लेकर आते हैं, तो वो समस्या मूलतः किस विभाग से होती है? देखिए, समस्या लोगों के पास तो जनरली रोड, नाले, पानी, बिजली इन सभी को लेके, हाँ, इन सभी को लेकर ही ज़्यादा समस्या होती है। ज़्यादा मेनली होती है कि देखिए जल जमाव, अभी तो बारिश अभी आई नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी लो लैंड है जिसकी वजह से जल जमाव है। जो पिछड़ा एरिया है, जो वार्ड 47, 48, 49 का जो एरिया है, जो पंचायत से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में मैं इलेक्शन के पहले भी विजिट की और अभी भी विजिट कर रही हूँ, तो नाले नहीं है। लोग अपना ही सोख्ता बना के किसी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी जो उनका घर का रहता है सोख्ता में जा रहा है। लेकिन जो गरीब हैं, जो पैसे वाले हैं, तो वो सोख्ता बना लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो तो रोड पर ही पानी को निकालते हैं। तो बहुत सारे एरिया में नाले नहीं है, रोड नहीं है, पानी अभी गर्मी जो आ रहे हैं तो नीचे का लेवल भी बहुत डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की समस्या हो रही है, तो बहुत जगह टैंकर भेजाया जा रहा है। बिजली का तो प्रॉब्लम है ही। बिजली में है कि बहुत जगहों पर वेपर लाइट नहीं है।
और हम लोग नगर विकास से भी बोर्ड के द्वारा भी पास हुआ था कि 3200 लाइटें खरीदी जाएंगी, लेकिन नगर विकास विभाग ने उस पर रोक लगा दिया कि आप लाइट नहीं खरीद सकते हैं, और आप अपने फंड से नगर निगम का की जो राशि है उससे भी आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सभी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं कि जब हम खरीद नहीं सकते तो फिर लाइट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ से विभाग को अगर पत्र जाता है, नगर आयुक्त महोदय पत्र भेजते हैं या हम लोग जो पत्र भेजते हैं तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी है, पूरी तरह से आप देख रही हैं इसको। जो बिजली की समस्या है, कहीं ना कहीं बिजली, वो जो अंधेरापन है वो कहीं ना कहीं क्राइम को भी फिर वो तो बढ़ावा देता ही है, और अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सरकार को भी सोचनी चाहिए। हम लोग अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, जहाँ भी लाइट की समस्या होती है तो जहाँ जिस लाइट को रिपेयर कराया जा सकता है तो उसको तत्काल करवा के मैं मतलब हाँ चालू करवा देती हूँ। लेकिन जहाँ लाइट नहीं बन रही है, पूरी तरह से डैमेज है, तो वहाँ तो फिर नया देना होगा। तो इसमें स्थिति यही दिक्कत हो जाती है कि नगर विकास से ही ऑर्डर आया हुआ है, नहीं खरीदना है तो फिर जब आप ये सारी बातें बता रही हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आप चूंकि आप चिकित्सक प्रोफेशन से हैं तो जाहिर सी बात है आप हर चीज़ को स्वस्थ और सही सलीके से चलते हुए देखना पसंद करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा होगा तो आपकी कुछ इच्छाएं रही होंगी कि शहर में क्या क्या बदलाव करें, तो वो क्या क्या इच्छाएं थीं, कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी रह गई? देखिए, इलेक्शन के पहले जब मेरे पास पेशेंट आते थे तो पेशेंट की जो समस्या थी मैं सुनती थी। एक था कि नहीं, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो वो हम लोग फुलफ़िल कर दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जहाँ जब अपनी समस्या वो बताते थे, जैसे रोड नाले की समस्या है, जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, और अदर चीज़ की बात तो मैं छोड़ दूँ कि यहाँ ना स्टेडियम है और ना ही ऑडिटोरियम है, लेकिन जो मूलभूत जो छोटी-छोटी समस्या है, लोग उस समस्या को लेके आते थे तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे मतलब इसके बारे में सोचना होगा। तो प्राइमरी स्टेज में तो है कि उनकी इस समस्याओं को अगर हम दूर कर दें तो मुझे लगता था कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि लोग की छोटी-छोटी समस्या अगर दूर हो जाए। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है और उसका मेन कारण है वेंडिंग जोन ना होना। जो भी फुटपाथी हैं वो रोड पर ही दुकान लगा लेते हैं, दुकान लगा के बेचते हैं, तो जाम की भी समस्या होती है, गंदगी भी फैला के चले जाते हैं। आप सुबह अगर सफाई कर्मचारी, अभी जो रात्रि सफाई योजना है, रात में हमारे कर्मचारी सफाई करके चले जाते हैं, सुबह जब आते हैं फुटपाथी लोग अपना जो सामान बेचे उसका रोड पर ही कचरा फेंक के चले गए। तो ये सब समस्या जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनेगा तो ये सारी समस्याएं वैसे ही रह जाएंगी। अगर हम वेंडिंग जोन बना के उनको अगर शिफ्ट कर देते हैं, हर एक एरिया में अगर एक एक वेंडिंग जोन बना दिया जाए, उनको शिफ्ट कर दें, तो देखिए जाम की भी समस्या नहीं होगी, हमारा जो सड़क पर गंदगी भी नहीं होगी, उन लोग को एक जगह भी मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम को एक राशि भी आएगी तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा आवाज़ उठाती आ रही हूँ और हमेशा नगर विकास में भी पत्र देती आई हूँ कि भाई वेंडिंग जोन बनना बहुत ज़रूरी है। 2-3 जगहों पर मैं निरीक्षण भी की हूँ, मुझे स्पेस भी लग रहा है कि नहीं, अच्छा है, अगर बना के दे दिया जाए तो वहाँ लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और होता है क्या है कि इंक्रोचमेंट रोड पर लोग दुकान लगाते हैं, फिर नगर निगम से कर्मचारी जाते हैं, उसको उठा के सामान फेंक देना, फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो लोग हम लोग के पास आते हैं, गलत मैसेज जाता है कि मैडम इस तरह का हुआ। तो इसके लिए जो बोलिए कि परमानेंटली सॉल्यूशन जो है वो है कि वेंडिंग जोन बना के हम उनको शिफ्ट कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो स्थिति चल रही है, तो आपने बताई जो समस्या, जो चुनौतियां, अभी जो स्थिति चल रही है, जो कार्य चल रहे हैं, कब तक लगता है कि ये सारा जो भी काम अधूरे हैं ये पूरे हो जाएंगे? देखिए, सीवरेज का काम तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 750 घरों में सिर्फ कनेक्टिविटी बची हुई है, तो ये काम हो जाना चाहिए। बाकी सिकंदरपुर मन का भी काम फाइनली स्टेज में है, 1-2 महीने में मुझे लगता है कि उद्घाटन हो जाना चाहिए। और बैरिया बस टर्मिनल की बात है और स्टेडियम की बात है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो 1 साल तो मान के चलिए, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी, ये तो कुछ कार्य हो गए कि जो प्रगति पे हैं और अगले साल तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक जो कार्य हैं, आप एक डिप्टी मेयर की नज़र से आपको क्या लगता है कि इसकी क्वालिटी बराबर है?
देखिए, मैं एज़ अ डिप्टी मेयर देखूँ तो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, मैं उनको भी दूँगी, जो ठेकेदार हैं उनको भी दूँगी, इंजीनियर्स हैं उनको भी दूँगी। और मैं हमेशा बोलती आई हूँ, ऐसे भी नगर निगम से भी जब रोड बनते हैं, नाले बनते हैं, लोग वहाँ से मुझे बुलाते हैं गुणवत्ता को देखने के लिए। तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि एक सामंजस्य स्थापित करके ये काम होना चाहिए। अगर हम जिस एरिया में हम रोड बना रहे हैं तो उस एरिया में नल जल का पानी गया कि नहीं गया, गैस का पानी गया कि नहीं गया, ये सभी चीज़ों को देख के एक टेबल पर बैठाएं, हम नल जल डिपार्टमेंट को भी बैठाएं, गैस पाइपलाइन को भी बैठाएं, नगर निगम के कर्मचारी भी बैठें, पथ निर्माण विभाग के भी कर्मचारी बैठे। तो एक टेबल पर बैठकर अगर इस पर विचार कर लिया जाए कि नहीं, इस क्षेत्र में मेरा नल जल का पानी चला गया है, गैस का पानी चला गया, नाले बन गए हैं, बार बार जो रोड टूटने की बार बार जो रोड टूट रहे हैं उसकी समस्या नहीं होगी, लास्ट में हम रोड बनाए। जब ये सारी चीजें हो जाए फिर रोड बनाए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, अभी जो समस्या आ रही है कि एक तरफ से नल जल की लाइनें चली गई, उसके बाद क्या है उसी तरफ से गैस की पाइपलाइन दे दी गई। अब होता है क्या है कि जब नल जल के लिए कंप्लेन आते हैं तो नल जल के कर्मचारी जाके वहां कोड़ते हैं तो गैस के पाइपलाइन कट जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि अगर गैस का पाइपलाइन देना है तो आप नल जल से अलग होके दीजिए। अगर एक तरफ नाले हैं और नल जल का लाइन है तो आप दूसरी तरफ गैस का पाइपलाइन दीजिए। तो ये सभी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कर्मचारी अधिकारी को भी इस पर ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी कोऑर्डिनेशन की कमी है। और मैं वो इंजीनियर्स के लिए भी बोलना चाहूंगी कि अगर वो डीपीआर बनाते हैं, जहाँ का भी डीपीआर बनाते हैं रोड नाले का, वहाँ आप क्षेत्र का निरीक्षण कर लें, उसके बाद डीपीआर बनाएं। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र लो लैंड में है, नाले की स्थिति क्या है, नाले के नीचे का जो लेवल है उसकी स्थिति क्या है। होता है क्या है कि आपका पीछे का नाले का लेवल ऊंचा है और इधर आप और ऊंचा कर देंगे, यहाँ आगे अगर बना रहे हैं तो लो लेवल जाएगा। तो ये सभी चीजों को डीपीआर अगर बनाते हैं इंजीनियर्स तो उस क्षेत्र में जाके निरीक्षण करके उसके बाद डीपीआर बनाए तो समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन यहाँ है इंजीनियर क्षेत्र का विजिट करते नहीं है, डीपीआर बन जाता है, उसके बाद पता चलता है, मेरे पास अभी भी कंप्लेन आ रहे हैं कि मैडम पानी का बहाव नहीं जा रहा है। तो नाले आगे ऊंचे हैं और नीचे का लेवल ऊंचा है तो पानी का बहाव कैसे निकलेगा, तो घरों में पानी घुसने लगता है। ये सारी समस्या है। तो एक कोऑर्डिनेशन बना के और अपने कार्य के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। और आपके क्या अधिकार हैं, अगर इंजीनियर हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं, पदाधिकारी हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि मेरा क्या अधिकार है, और उन सभी को देखते हुए वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप आखिर तो आप जनता की प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और इसमें फिर आप क्या चाहेंगी कि ये तो आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन और जो कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिले कि फिर ये काम जो है वो सुचारू रूप से हो सके? देखिए, मैं एक चीज़ तो 2 सालों में मैं देखी हूँ और मेरे आने से इतना तो जनता में फ़र्क पड़ा है कि लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। और किसी किसी में होता है कि जब मैं कहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए, तो उसमें किन्हीं किन्हीं लोगों में होता है कि नहीं एप्लीकेशन मैं मैडम नहीं दूंगा। लोग डरते हैं कि नाम, हाँ, लिखने से डरते हैं कि नाम आगे आ जाएगा तो हम पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर है जनता सपोर्टिव है। मैं हमेशा बोलूँगी कि जहाँ भी जिस क्षेत्र की भी समस्या है, जनता बेझिझक मेरे पास आए, क्योंकि अगर जनता आके नहीं बताएगी तो हम लोग को समस्या पता कैसे चलेगी। तो अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है बेझिझक आके बताएं, डरने की बात नहीं है। जहाँ गोपनीय रखना होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि गोपनीय रख के उस काम को कराया जाए। जब आप ये तमाम बातें कह रही थी तो मेरे जहन में एक और बात याद आई कि बहुत सारे काम, खास करके रोड का प्रोजेक्ट जो है या फिर जो गैस या पानी का पाइपलाइन ही लगाना है, तो इसमें एक बात आती है हमारे शहर की या पूरे राज्य की, एक चुनौती है दादागिरी की, कि कुछ वैसे भी शख्स होते हैं जो जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो उनको फिर कैसे डील करते हैं? देखिए, ये तो हर जगह है और हर जगह पटना जैसा क्षेत्र है, मैं बोलूँगी कि बहुत डेवलप कर गया। दरभंगा जैसा क्षेत्र हमसे बहुत आगे निकल गया, जहाँ आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा भी है, एम्स भी है, सब कुछ है।
तो मैं बस यहाँ के जो आप दादागिरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के कुछ नेताओं के लिए बोलना चाहूँगी कि भाई आप लोग नेतागिरी कीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए काम करें हम सब मिलके, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और काम के बीच में हाँ, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। देखिए, राजनीति में जनता पिस जाती है, और पिछले 20 वर्षों में हम देखें तो यहाँ राजनीति होती आई है और डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और उसका भुगतान जनता को करना पड़ता है, हर जाना जनता को झेलना पड़ता है। तो बस रिक्वेस्ट है यहाँ के राजनीति करने वालों से कि राजनीति कम करें, और करें तो जनता का ख्याल रखते हुए कि जनता को समस्या का सामना ना करना पड़े, उसका भला हो। और जहाँ तक जनता की समस्याएं आए तो जिनके पास फंड हैं, पैसे हैं, सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ जनता को दें। एज ए डिप्टी मेयर तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरे पास भी अधिकार सीमित हैं, और उस सीमित अधिकार से मैं काम कर रही हूँ। तो सभी के लिए यही मैसेज है कि जनता के बारे में सोचे और उसका डेवलपमेंट होने दें। तो ये थी तमाम जानकारियां जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और हमारे शहर के विकास से जुड़ी जानकारी दे रही थी हमारी डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा। तो आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया और ये तमाम जानकारियां दी हमारे शहर के प्रोजेक्ट को लेके, और इसके बाद जनता को जो मैसेज है इनकी तरफ से कि आपका कोऑर्डिनेशन, आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है ताकि हमारा शहर विकसित हो, क्योंकि शहर का विकास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो डॉक्टर मोनालिसा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुमूल्य समय हमें दिया। और इसके साथ अब बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपनी बात रखने का आप लोगों ने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब इसके साथ इस इंटरव्यू को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।